नमस्कार। आदित्य L1 मिशन, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा जानने को बेताब हैं। एक बार इसरो चंद्रयान के जरिए चंद्रमा पर तो पहुंच गया, कह सकते हैं भारत इस वक्त चंद्रमा की यात्रा कर रहा है। लेकिन सूरज की यात्रा सुनने में बहुत ज्यादा अटपटी लगती है, अटपटी के साथ साथ चौंकाने वाली भी कि आखिरकार सूरज पर जाना कैसे संभव होगा, जबकि उसका तापमान तो इतना ज्यादा है। जब सूरज से हम इतनी दूरी पर हैं तब हमें इतनी ज्यादा तपिश महसूस होती है, तो जरा सोचिए वहां तक कोई यान कैसे जाएगा। इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिरकार सच में सूर्य की सतह पर जाने के लिए यान तैयार है या फिर कोई और माजरा है। इस पूरे आदित्य L1 मिशन की यात्रा को हम समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आदित्य L1 मिशन को कौन सा रॉकेट लेकर जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैज्ञानिक मौजूद हैं। RC कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से हम आपके जरिए जानने के लिए बेताब हैं कि आखिरकार ये आदित्य L1 मिशन क्या है। तो सबसे पहले आपसे आदित्य L1 मिशन के बारे में जानना चाहेंगे। आदित्य, जैसे कि आप जानते हैं, सूर्य, और L1 का मतलब है ये एक ऐसा बिंदु है जो पृथ्वी सूर्य की एक्सिस पर पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि करीब पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 1% है। यानी कि हम सतह पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ 1% डिस्टेंस तक जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी अभी थोड़ी देर में बात स्पष्ट होगी। आदित्य L1 जो है एक काम करेगा, ये जो है भारत की वैज्ञानिकों की एक स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है। सोलर ऑब्जर्वेटरी इस सेंस में कि ये कई तरह से सूर्य का अध्ययन करेगी। सूर्य से निकलते हुए ऊर्जावान कणों की बौछार के कारण जो कुछ भी रास्ते में होता है या पृथ्वी पर आकर होता है, उसको लेकर के जो अध्ययन है, जिसको कि हम स्पेस वेदर के नाम से जानते हैं, उसका अध्ययन होगा। तो L1 बिंदु की मैं पहले बात बता दूं कि L1 है क्या। देखिए, एक आप पृथ्वी और सूर्य का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लें, जिसमें पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है और इनके बीच में कोई एक नेग्लिजिबल मास हम रख देते हैं, जिसका कि अपना कोई खास गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जब ये चलता है तो कुछ एक बिंदु ऐसे हैं जहां पर कि दोनों सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो बराबर हो जाता है। तो L1 बिंदु जो है वो प्रमुख है। वो ऐसा ही एक बिंदु है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग बराबर हो जाता है। तो इस बिंदु पर हम अपने यान को पहुंचाते हैं और ये यान हर समय जो है ये सूर्य की तरफ देखता है। इसकी सोलर पैनल्स हर समय सूर्य की रोशनी रिसीव करती हैं, ऊर्जा पैदा करती हैं और यान के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उस ऊर्जा से काम करते हैं। यहाँ कभी रात नहीं होगी और ये हमेशा दिन रहेगा। और ये बिंदु जो है, जो एंगुलर वेलोसिटी या वेग जो है पृथ्वी का सूर्य की चारों तरफ घूमने का, वो उसी वेग से ये सूर्य का चक्कर काटेगा। तो इसलिए हर समय जो है हमारी भी नजर में है और हर समय ये सूर्य को भी देख रहा है। एक बात तो ये होगी L1 की। अब आदित्य पे आते हैं। आदित्य का अर्थ ये है कि इसके अध्ययन के लिए विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स आदित्य L1 के अंदर है। उनमें जो सबसे प्रमुख है वो मेरे ही संस्थान जहाँ मैं काम करता था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उसमें तैयार किया गया है। इसका नाम है VELC, यानी कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। अब इसमें जो है एक तो वर्णक्रम की बातें हैं और दूसरी बात है कोरोनाग्राफ की। कोरोना क्या है, जो कि मेरे ख्याल में आपको एक तस्वीर किसी समय शामिल करनी चाहिए सूर्य के कोरोना की। जो सूर्य का कोरोना जो है वो उसका सबसे बाहरी गैसीय वातावरण है, जो कि अति तप्त है और इसको हम जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देख पाते थे। तो फिर ये विचार उठा कि ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हर 1.5 साल इंतजार कीजिए और पता नहीं कौन कौन सी जगह पे पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो है छाया वहां से गुजरेगी, तो वहां से हम देख पाएंगे कोई जगह अप्रोचेबल होती है या नहीं। लेकिन उस कुछ सेकंड से लेकर 7.5 मिनट के इस स्पेक्टेकल के लिए, इसको देखने के लिए, इसके अध्ययन करने के लिए और तरह तरह से इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए इसको छवि को पकड़ने के लिए वैज्ञानिक और शौकिया लोग जो है जाते हैं हजारों किलोमीटर की यात्रा। तो ये इसके बारे में जो जानकारी आप ये समझे करीब 150 साल से ही हमको अच्छे से आनी शुरू हुई है। और जब ये टोटल सोलर इक्लिप्स को देखने के लिहाज से एक्सपेडिशंस माउंट किए जाते थे, सो पहला ऐसा एक्सपेडिशन 1851 में हुआ था और अब जो है अब
तो जब भी कहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है लोग जाते ही जाते हैं, वैज्ञानिकों के अलावा शौकिया लोग भी जाते हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य की डिस्क को पूरा ढक लेता है तो सूर्य की रोशनी वो रोक देता है। तो ऐसे में सूर्य की रोशनी करीब 4 लाख गुना ड्रॉप हो जाती है। और लेकिन सूर्य के चारों तरफ का जो वातावरण है, जो कि आम समय में हमको नहीं दिखता, वो एक कोरोना के रूप में दिखता है, इसलिए इसका नाम ये कोरोना है। इसको हिंदी में हम सूर्य किरीट भी कहते हैं। और ये अतितप गैसों का ये एक वातावरण है जो बाहर की तरफ फैला है। बाहर जाते-जाते इसका घनत्व भी घटता जाता है और एक स्थान ऐसा आता है जहाँ से ये फैलते सौर मंडल तक आता है और पृथ्वी की कक्षा तक आता है, उससे भी आगे निकल जाता है। तो इसको हम सोलर विंड कहते हैं, सौरवात। तो हमने आदित्य L1 के ज़रिए सौरवात का भी अध्ययन करना है, जो कि मेनली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। तो आप ये समझिए कि ये एक उस लिहाज से जो है पहली बार ये सब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का नासा जो स्पेस एजेंसी है, उनका सोहो नाम का यान इसी जगह पर सूर्य का अध्ययन करता रहा है। वो 1995 से है। लेकिन वो उस समय की टेक्नोलॉजी है, वो उस समय के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आज जो हम VELC में जो हमने डाले हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। और जो भी फोटोग्राफी होगी वो बहुत हाई जो रेजोल्यूशन पर होने वाली है। और विभिन्न वेवलेंथ्स पर एक ही समय जो है हम सूर्य की तस्वीरें लेंगे, ये अपने आप में एक किस्म में पहली बार हो रहा है। और जो VELC है, बड़ा ही पेचीदा इक्विपमेंट है। इसका तो विचार ही 2006 में हुआ, फिर अप्रूवल जो है इसके कई साल बाद इसका अप्रूवल हुआ है और बहुत सारे साल लग गए हैं इसको तैयार होने में। और इस साल जनवरी में ये इसरो को ट्रांसफर किया गया था, ताकि अब इसका आगे दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो इसको बैठाया जाए और एनवायरमेंटल टेस्ट हों और दूसरे टेस्ट जो भी होते हैं वो होने चाहिए। तो इस समय जो है ये सारा पूरा होकर तैयार हो गया है और जल्दी ही हम सुनेंगे कि किस समय जो है PSLV रॉकेट पर सवार आदित्य L1 जो है वो सूर्य की तरफ निकल गया। तो PSLV रॉकेट की अगर बात करें तो एक सवाल उठता है कि अभी तो हमने देखा था चंद्रयान 3, वो GSLV Mark 3 रॉकेट पर सवार किया गया था और जिसको कि हम बाहुबली कहते हैं। तो इस मामले में हम PSLV पर क्यों आ गए? देखिए, PSLV जो है वो भी एक बड़ा ही अच्छा रॉकेट है और इसको इसरो एक किस्म से वर्क हॉर्स कहते हैं। 1994 में इसकी पहली सफल उड़ान हुई थी और उसके बाद से ये इसरो के बहुत काम आया है। विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं, भारतीय भी, विदेशी भी, और इसरो का नाम PSLV ने बहुत कर दिया। और इसमें जो रॉकेट में जो फ्यूल है वो सॉलिड है, जो कि स्ट्रैप बूस्टर्स में है, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स में है, जो कि साइड में कुछ आपको रॉकेट पेंसिल और रॉकेट लगे हुए दिखते होंगे रॉकेट की बॉडी में। और इसके अंदर एक सॉलिड इंजन है, सॉलिड फ्यूल का इंजन है और लिक्विड इंजन है। तो इसकी जो क्षमता है ये करीब 300 का इसका वजन रहेगा और ये लो अर्थ ऑर्बिट में करीब 3000 से ज्यादा किलोग्राम वजन का पेलोड जो है अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है। जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो समझिए कि 500 किलोमीटर से लेके 800 या 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम जा सकते हैं। लेकिन एक है ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये समुद्र सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये ऐसा बिंदु है कि अगर वहां पर आप भारत के ऊपर यदि विषुवत रेखा के ऊपर आप वहां एक सैटेलाइट रख दें, रखने का मतलब है कि उस ऑर्बिट में उसको छोड़ दें, तो ये एकदम हमेशा आकाश में हमारे लिए स्थिर रहेगा, क्योंकि इसकी कोणीय गति वही रहेगी जो कि पृथ्वी की अपने अक्ष पे घूमने की गति है। तो इतनी ऊंचाई तक जाने के लिए तो रॉकेट को ज्यादा पावरफुल होना होगा या फिर वो कम वजन का पेलोड जो है वहां पर भेज सकता है। और इस मामले में आदित्य L1 के मामले में जो है ये जो VELC है उसका अपना वजन 170 किलोग्राम है। इसके साथ जो है दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका भी सम्मिलित पेलोड का जो वेट है वो ज्यादा नहीं है। तो PSLV रॉकेट सफिशिएंट है। और चंद्रयान के मामले में जैसे आपने देखा था
के बहुत सारे फेरे जो है चंद्रयान-3 ने लगाए थे पृथ्वी के, उसके बाद में वो चंद्रमा की ओर बढ़ा था। उस समय ऐसा किया गया था जैसे एक छोटा ऑर्बिट होता है, फिर उसको गति देते हैं, वो थोड़ा बड़ा ऑर्बिट हो जाता है, फिर और बड़ा ऑर्बिट होता जाता है। इस प्रकार से हम चलते हैं, वही बात जो है यहाँ पर भी की जाएगी। तो ये पेरिजी के आसपास जो कि सबसे निकटतम बिंदु इसकी कक्षा में होता है, वहाँ पर एक लिक्विड एपोजी मोटर हम थोड़ा फायर करते हैं और उसके अपने कक्षा में आगे बढ़ने की जो गति है, उसको थोड़ी-सी और गति हम दे देते हैं, तो फिर कक्षा थोड़ी और बड़ी होती जाती है। फिर एक समय आएगा जब आदित्य L1 को एक क्रूज़ ऑर्बिट में डाल देंगे, जो कि उस L1 पॉइंट की तरफ जाना होगा और टोटल करीब 4 महीने का हमें इंतज़ार करना होगा, जब ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जा करके फिर जतन से इसको उस बिंदु के आसपास के ऑर्बिट में हम डाल देंगे। जी सर, एक सवाल, चूंकि आपके पास भी वक्त की कमी है, चंद्रमा पर जब चंद्रयान भेजा गया तो बहुत सारी बातें हुई कि इन रहस्यों का पता लगाया जाएगा, लेकिन आदित्य L1 मिशन के जरिए किस चीज का पता लगाया जाना है? चूंकि आप थोड़ा बहुत इस ओर बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी इससे फायदा, बेनिफिट क्या होने वाला है? जहां तक मैंने कुछ रिपोर्ट्स में सुना है, पाराबैंगनी किरणों के बारे में भी पता किया जाएगा, लेकिन एक बात होती है कि बेनिफिट, इससे जैसे चांद के रहस्यों का पता चलेगा, वहां पर कैल्शियम, आयरन और बाकी सारी चीजें हैं, तो उससे एक बेनिफिट की बात कही जा रही है, लेकिन आदित्य L1 मिशन से बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, बात एक है कि मटेरियल बेनिफिट को एकदम सामने हम नहीं रख सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो साइंस मिशन के अपने फायदे होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन यहाँ एक जो मेजर बेनिफिट है वो स्पेस वेदर को जान के है। सूर्य पर हलचल रहती है और वो 11 साल में बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे घटती जाती है। और इसके अलावा जो सूर्य का जो बात है, सूर्य में अक्सर जो है फ्लेयर्स आती हैं। इसके अलावा कोरोना में प्लाज्मा के भभके पैदा होते हैं, जिसको कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ये करीब 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये जो है सूर्य से बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्लाज्मा है, इसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और हीलियम न्यूक्लाई रहेंगे। ये एक फैलता है, तो कई बार जो है ये इजेक्शन ऐसा होता है कि अगर ये पृथ्वी की तरह डायरेक्टेड है तो पृथ्वी तक ये इसको पहुंचने में करीब 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। तो ये जो एक गैस का क्लाउड आप ये समझिए कि पृथ्वी के वातावरण की तरफ चला आ रहा है, तो इसके कारण जो है हमारे आयनोस्फीयर में जो है डिस्टर्बेंस पैदा होती है और कई बार आपको एनहांस्ड जो पोलर लाइट्स जिनको ऑरोरा कहते हैं उनको हम देखते हैं। इसके अलावा जो हलचल पैदा होती है वो जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स पैदा होते हैं हमारे पृथ्वी के वातावरण में, उससे रेडियो ट्रांसमिशन में, जीपीएस में और सैटेलाइट्स के फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस पैदा होती है, क्योंकि जैसे सैटेलाइट्स हैं अधिकांश 500 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई के अंदर पृथ्वी का चक्कर काटते हैं, तो वहाँ जो है ये चार्ज पार्टिकल्स उनको जो है उनकी सर्किटरी को डिस्टर्ब कर सकते हैं और वो इसलिए जो है जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए तैयारियां करती हैं। और किस प्रकार से आप अगर सैटेलाइट को थोड़ा घुमाएं और उसकी सोलर पैनल्स जो हैं वो सीधे सामने ना पड़े, तो वो एक काम होता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसको भी रीओरिएंट किया जाता है अगर ऐसी कोई बहुत इंटेंस जो है तूफान सूर्य पे आता है और उसका असर पृथ्वी पे पड़ने वाला है। तो ये एक किस्म से हमारी जो टेक्नोलॉजिकल लाइफ है उसके ऊपर सूर्य की हलचल का असर पड़ता है। तो टेक्नोलॉजिकल लाइफ अगर आपकी डिस्टर्ब होती है तो वाकई में फिर जो है वो नुकसान तो है ही है। अब आपका अगर मोबाइल थोड़ी देर के लिए भी अगर काम ना करे, आपका टीवी ट्रांसमिशन जो है वो कुछ देर के लिए अगर डिस्टर्ब हो जाए, तो बात तो है ना कि कहीं नुकसान हुआ। तो एक किस्म से ये अलर्ट जो है इस प्रकार की ऑब्जर्वेटरीज से हमको मिलती है और फिर हम जो कुछ भी अब बचाव कर सकते हैं वो या तो हम तत्काल करते हैं या फिर अब जो सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे उनको उस हिसाब से तैयार किया जाता है कि ताकि वो इस प्रकार के तूफान का सामना कर सके। इसके अलावा जो ज्ञान है तो ज्ञान तो है ही है, उसका सागर तो अथाह है, जितना डूब के आप हासिल कर लो उतना ही अच्छा है। और फिर भी हम हर समय अपने आप को समुद्र के किनारे ही पाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी इतनी बेहतरीन जानकारियों के लिए, क्योंकि जाहिर है आम जनमानस में ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं और इससे पता चल जाता है कि इसरो का प्लान क्या है इन सभी मिशंस के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े सर।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।